किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुणे के कृषि महाविद्यालय में पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कार्यक्रम में लिया भाग। किसानों को रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही क्लीन प्लांट कार्यक्रम शुरू करने का किया ऐलान। कृषि विकास को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स ICRISAT और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS के साझे प्रयास से ICRISAT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर ISSCA की हुई आधिकारिक शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार मात्र 5 रुपए में किसानों को उपलब्ध करा रही है बिजली कनेक्शन। अब तक लगभग 26,000 कृषि उपभोक्ता हुए लाभान्वित। नए बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह कर दिया गया है ऑनलाइन। देश के कई हिस्सों में मानसून ने इस बार समय से पहले दी दस्तक। तेज बारिश की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में गंभीर बाढ़ की स्थिति। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा जारी रहने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुणे के कृषि महाविद्यालय में पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि देश में बागबानी का हब कोई है तो वह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का अंगूर हो, अनार हो, संतरा हो या कि चीकू हो या फिर यहाँ की अलग अलग प्रकार की सब्जियां, सब बेहद अद्भुत हैं। महाराष्ट्र के किसानों ने अपनी मेहनत और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से बागबानी के क्षेत्र में जो प्रगति और विकास किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। आपने हिंदुस्तान को दिशा दिखाई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को रोग मुक्त पौधे उपलब्ध हों, उन्हें किसी धोखे का सामना न करना पड़े, जिसके लिए हम जल्द ही क्लीन प्लांट कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम अपने किसानों की ज़रूरत और क्षमता को ध्यान में रखते हुए पूरे देश भर में 9 क्लीन प्लांट बनाएंगे। महाराष्ट्र बागबानी का बड़ा क्षेत्र है, इसलिए 9 में से 3 क्लीन प्लांट महाराष्ट्र में स्थापित होंगे। इन तीनों प्लांटों को बनाने के लिए करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लैब को लैंड से जोड़ने के लिए ही विकसित कृषि संकल्प अभियान की कल्पना की गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने तय किया कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से निकलकर गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करें और शोध की सही जानकारी उन तक पहुंचाएं। कृषि विभागों से जुड़े सभी लोग और किसान मिलकर साथ काम करें तो चमत्कार हो सकता है। कृषि को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की टीमें निरंतर प्रयासरत हैं। किसानों की सेवा ही मेरे लिए जीवन की सार्थकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने महाराष्ट्र के किसानों से संवाद भी किया। पुणे के नारायण गांव में केंद्रीय कृषि मंत्री ने टमाटर के खेतों में जाकर किसानों से मुलाकात की, मंडी का दौरा किया, पौधारोपण किया और पदयात्रा भी निकाली। ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण देशों में कृषि नवाचार और सहयोग को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS के साझे प्रयास से ICRISAT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर ISSCA की शुरुआत हुई। ये लॉन्च वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ और त्रिकोणीय सहयोग पर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में किया गया। इस मौके पर ICRISAT और DAKSHIN भारत सरकार की एक पहल के बीच एक MOU भी साइन किया गया, जो क्षमता निर्माण और विकास के माध्यम से दक्षिण दक्षिण साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है। ISSCA का उद्घाटन वैश्विक कृषि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो ज्ञान के आदान प्रदान, नवाचारों को बढ़ावा देने तथा समान कृषि, जलवायु और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को सामना कर रहे देशों के बीच साझेदारी बनाने के लिए एक समर्पित मंच की स्थापना करता है।
हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में ICRI-SAT के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि ISSCA की स्थापना ICRI-SAT की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत हम विज्ञान, साझेदारी और समावेशी विकास के जरिए ग्लोबल साउथ के देशों को अपनी कृषि व्यवस्था सुधार करने में मदद चाहते हैं। ग्लोबल साउथ के पास नवाचार, स्थानीय विशेषज्ञता और सिद्ध समाधानों का समृद्ध आधार है। कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं, जो कि ICRI-SAT के डायरेक्टर जनरल हैं। सर, क्या इनिशिएटिव है, किस तरीके से ये किसानों के लिए और ग्लोबल साउथ के लिए फ़ायदेमंद होगा? इस सेंटर का उद्देश्य यही है कि ग्लोबल साउथ के जो एग्रीकल्चर है, इसमें काफ़ी सारा कॉमनलिटीज़ है। यहाँ का क्लाइमेट भी अब देखिएगा बराबर है, मिट्टी का जो प्रॉब्लम है, पानी का जो प्रॉब्लम है, ये भी बराबर है। इसलिए कई सारे टेक्नोलॉजीज़ जो हैं हम आपस में शेयर कर सकते हैं, हमारी जो नॉलेज है इसको बांट सकते हैं और एक दूसरे का काम में आ सकते हैं। इसी को अंजाम देने के लिए हमने इस सेंटर का जो है कि लॉन्चिंग किया है आज। इसमें हम आज एक वेबसाइट का भी लॉन्चिंग किया जिसमें जितने भी टेक्नोलॉजीज़ एग्रीकल्चर में, चाहे क्रॉप में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, एनिमल में हो, फिशरीज़ में हो, उसको सब इकट्ठे करके हम बाकी सबको उसके माध्यम से सबको हम सूचित करेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग का क्या प्रॉस्पेक्ट रहेगा और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी कि ग्लोबल साउथ के लेवल पे इस तरीके से एक सेंटर स्थापित करना पड़ा? बिल्कुल। अभी जो हमने शुरुआत किया है, आज जो हमने वेबसाइट लॉन्च किया है, इस वेबसाइट में अभी फ़िलहाल 100+ टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी है, लेकिन हम बाकी जितने भी हमारे CG सेंटर्स हो, चाहे एरी सिमिट से लेकर के इक्रिसेट, बाकी सब, और जो हमारे नार्स पार्टनर्स है जैसे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके पास जो भी टेक्नोलॉजीज़ है जो उनको लगता है कि दूसरे देशों के लिए भी उपयुक्त होगा, वो सब हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस पूरे वेबसाइट में हमारा 5 वर्टिकल्स है, क्रॉप है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैकेनाइजेशन है, डिजिटल एग्रीकल्चर है। ये सब जो है कि एक तो उसमें उपलब्ध होगा। ये तो नंबर 1 कि हम सबको इकट्ठे करेंगे, इसका और नंबर बढ़ाएंगे ताकि जानकारी पहले सबको मिल जाए। दूसरे, अगर किसी देश को कोई एक टेक्नोलॉजी लगता है कि हाँ उनके देश के लिए, वो उनके ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो फिर इनका जो डेवलपर है उनके साथ भी अपना बात करेंगे। सर, कई बार टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो है वो होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आने में बहुत समय लग जाता है और कई बार आ भी नहीं पाती है, तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा सेंटर द्वारा? इस सेंटर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है टेक्नोलॉजी, पहले एक तो जानकारी मिले कि ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, अब फिर जो है कि उस टेक्नोलॉजी को जिसको चाहिए उन तक पहुँचाया जाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, किसानों के खेत तक पहुंचाया जाए। उसके लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम हो, अवेयरनेस का प्रोग्राम हो, और कहीं कहीं उनको भी बुला करके उनके बारे में बताना, गवर्नमेंट के साथ बात करना, ये सभी दिशाओं में जो है कि हम काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत तो बिल्कुल। तो कृषि के क्षेत्र में लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि उसको ग्लोबल साउथ के लेवल पे जो है सहयोग बढ़ाया जाए और कोशिश की जाए कि जो ग्लोबल साउथ के जो भी देश हैं वहाँ पर कृषि संबंधित जो भी चुनौतियाँ हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको तकनीक के माध्यम से, शोध के माध्यम से सॉल्व किया जाए और उसके लिए जो है ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया गया है। अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब नए बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी कार्यालय में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब किसानों और अन्य उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से एक आवेदन करना है और ऑनलाइन ही जरूरी दस्तावेज अपलोड करता है, जिसके बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते ही तय समय सीमा में बिजली कंपनी द्वारा कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से घर बैठे ही उपभोक्ताओं को नवीन बिजली कनेक्शन बहुत ही कम समय में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए सरल संयोजन पोर्टल शुरू किया गया है। इसके लिए किसान एवं अन्य उपभोक्ता सरल संयोजन.mpcz.in लिंक पर आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कंपनी ने कृषि उपभोक्ताओं को कृषि पंप के लिए एवं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपये में कनेक्शन प्रदान करने की सुविधा भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध है। कंपनी द्वारा अब तक मात्र 5 रुपये में लगभग 26,000 कृषि उपभोक्ताओं और लगभग 12,000 ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान 2170 टीमें देश भर के 700 से अधिक जिलों, 65,000 गांवों और करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। दिल्ली के नजफगढ़ में भी इस अभियान के तहत बहुआयामी कृषि जागरूकता एवं तकनीकी प्रचार प्रसार कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसे किसानों ने लाभकारी बताया। विकसित भारत के निर्माण के लिए चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत दिल्ली के नजफगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा बहुआयामी कृषि जागरूकता और तकनीकी प्रचार प्रसार कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान में संस्थान के वैज्ञानिकों की टीमों ने किसानों को पोषण वाटिका, संरक्षण कृषि, कीट प्रबंधन जैसे समसामयिक विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मिट्टी परीक्षण, उन्नत बीज और कृषि यंत्रों के उपयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा सिंचाई प्रबंधन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों ने सरकार की इस पहल को कारआमद बताया। अब लैंड टू लैंड जो प्रोग्राम किसानों के लिए जो चलाया सरकार ने, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर हमारे किसान उठाने के लिए तत्पर हैं और उनका उत्साह दिखा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसलों का मूल्य अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है कई चीज़ें बताई गई है, जैसे सब्जियों के ऊपर बताया गया, सब्जियां आप जो है अगेती ले सकते हो, जिससे कि आपको जो है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से आपको प्राप्त होगा। पॉन्ड जो है बना के उस पानी को आप संचित करके और जब पानी की जो आपकी डिमांड है वहाँ से पूर्ति कर सकते हो। बहुत सारे किसानों के लाभ की बातें की है, योजनाओं की बातें की है और इससे बहुत सारे लोगों को जागरूकता मिली है और उसके अनुसार वो कार्य करके अपनी खेती से प्रोडक्शन लेके और लाभ कमाएंगे। मल्चिंग करना और दूसरा आपका इंटर क्रॉप से खेती करना और कैसे उसको कीड़े और दूसरे बीमारियों से पौधों को बचाना, ये भी आप लोगों ने हमें बताया। किसानों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सुना और इसको अपनी खेती के उसमें अपनाएंगे। ये अभियान बहुत ही अच्छा है सरकार की तरफ से और इससे किसानों को बहुत जागरूकता मिली है। इसमें जो है जो मिट्टी को टेस्ट करना, जैविक खेती और ये सब के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है कि इसमें जो है ना बहुत जागरूकता आई है कि मिट्टी टेस्ट कराना और इसमें जो भी खुराक की ज़रूरत होती है, कोई कीटनाशक है, कोई सभी के बारे में एक अच्छी तरीके से इसमें पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार राणा ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्य किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। जो किसानों की जो संबंधित जो समस्याएं हैं, खास पर उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक खेती की हो, चाहे खाद बीज की हो, चाहे बीमारी की हो, इससे काफ़ी किसानों को लाभ मिल रहा है। और जो ये अभियान है जो पूरे देश में 700 जिलों में चला हुआ है, इस अभियान के कारण जो खरीफ का जो अब समय है, इसके कारण बहुत सारे किसानों को फ़ायदा मिलेगा और निश्चित रूप से जो आगे आने वाली खरीफ की जो फसलें हैं उसकी जो है उत्पादन में बिल्कुल वृद्धि होगी। 12 जून तक जारी रहने वाले भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य खरीफ मौसम में फसल उत्पादन को बढ़ाना, किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ना और स्थानीय कृषि समस्याओं के समाधान प्रदान करना है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का आगाज 29 मई को ओडिशा के पुरी से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अभियान में 2170 वैज्ञानिक और तकनीकी टीमें देश भर में भेजी गई हैं, जो देश के 700 से अधिक जिलों के 65,000 गांव और करीब 1.5 करोड़ किसानों से संवाद करेंगी। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट।
और सहकारी स्वामित्व वाली संस्था इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने मंगलवार को इफ्को के उत्पादों के बारे में भ्रामक प्रचार किए जाने की जानकारी दी। संस्था ने इसे गलत बताया और झूठे प्रचार से बचने की सलाह दी। इफ्को ने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि हाल ही में राजस्थान के किशनगढ़ में कुछ उर्वरक यूनिट पर की गई छापेमारी के बाद सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और अलग अलग मीडिया चैनलों के माध्यम से इफ्को के उत्पादों के बारे में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। ये पूरी तरह से गलत है और ये सुनिश्चित करना संस्था की जिम्मेदारी है कि सही जानकारी सभी तक पहुंचे और इस झूठे प्रचार से बचा जाए। संस्था ने जोर देते हुए कहा, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस भ्रामक प्रचार से बचें और इफ्को के गुणवत्ता वाले उर्वरकों और बायोस्टिमुलेंट्स का उपयोग करें। देश के कई हिस्सों में मानसून ने इस बार समय से पहले दस्तक दे दी है। लगातार तेज बारिश की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में अभी मूसलाधार बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा जारी रहने की संभावना है। 5 जून तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और आज असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बता दें कि मानसून के दस्तक देने के साथ ही पूर्वोत्तर भारत में लगातार जोरदार बारिश हो रही है। मणिपुर, सिक्किम और असम के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मणिपुर और सिक्किम में तो हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। लगातार तेज़ बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बाढ़ का पानी घरों और दुकानों के साथ ही अस्पताल तक में घुस गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों के भाव। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 22-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। भारत प्रमुख रूप से केले का निर्यात ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब, नेपाल, कतर, कुवैत, बहरीन, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे देशों को करता है। इसके अलावा अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भी भारत केले का निर्यात करता है। प्रधानमंत्री जी का भी यह संकल्प है, तो हमने तय किया ये सारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला से निकल के गांव-गांव किसानों के बीच जा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी बिहार और देश के किसानों को अपील करना चाहता हूँ, ये वैज्ञानिक आपके पास आपके गांव की पूरी जानकारी लेके आ रहे हैं। मिट्टी कैसी है, कौन कौन से पोषक तत्व है, मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है, मिट्टी में फास्फोरस, जिंक कितना है, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, और वैसे हालत में कौन सी फसल अच्छी पैदा हो, फसल की कौन सी किस्म अच्छी पैदा हो, कौन सा बीज अच्छा रहेगा और खाद कितना डालना है। तो ये आपको बताएंगे कि खाद डालना है तो कितना खाद डालना है, कौन सा खाद डालना है। अनावश्यक खाद मत डालो, उससे भी धरती खराब होती है। ये दलन तिलन मिशन की जानकारी देंगे।
ये आपको बताएंगे कि फसलों में कौन कौन सी बीमारी का प्रकोप होता है, उन फसलों को कैसे बचाना चाहिए, और ये आपको सुनेंगे और सुन के आपसे समझेंगे कि आपकी खेती की समस्या कौन कौन सी है और उसका समाधान क्या हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, हमने सोचा कि वैज्ञानिक आपके बीच आए। आप वैज्ञानिक, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, ये मिलकर एक टीम बन जाए। एक देश, एक कृषि और एक टीम, और ये मिलकर काम करे तो इसी खरीफ की फसल में हम बिहार का उत्पादन और बढ़ाएंगे, किसानों की खेती को और फायदे का सौदा बनाएंगे। वो किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों के किसान मक्का की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां पर किसान कद्दू की फसल को फल मक्खियों से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा लें। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाकों के किसान मूंग और उड़द की पकी फलियों की तुड़ाई का काम कर लें। यहां इस समय मक्के की बुवाई की जा सकती है। यहां के दक्षिणी इलाकों के किसान धान की नर्सरी लगा सकते हैं। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाकों में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। गांगेय पश्चिम बंगाल में किसान लौकी, भिंडी, बैंगन और खीरे की पकी पौध की तुड़ाई का काम कर लें। ओडिशा के पश्चिमी इलाकों के किसान मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगा लें। यहाँ के उत्तर मध्य पठारी इलाकों में किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान केला, तरबूज, कटहल, मिर्च, बैंगन, खीरा और टमाटर की पकी पौध की तुड़ाई और कटाई का काम कर लें। ओडिशा के मध्यवर्ती इलाकों के किसान मक्के और रतालू की बुवाई कर लें। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी इलाकों के किसान इस समय अरहर और कपास की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के बुंदेलखंड इलाकों में किसान प्याज की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। तेलंगाना के दक्षिणी तेलंगाना में किसान आम की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान हरी खाद वाली फसलों जैसे ढैंचा की बुवाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
चिनाब रेलवे ब्रिज इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है और कई मायनों में बेहद खास है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर 359 मीटर 1178 फीट की ऊंचाई पर बना है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम 2.0 का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ के विजन को आगे बढ़ाने के मकसद से ही इस मुहिम के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। इसके तहत 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर के पास देर रात भीषण हादसा हो गया। सीमेंट से भरा ट्रॉली ट्रक पलटकर एक वाहन पर गिर गया, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने समन जारी किया है। इस मामले पर भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली की पूर्ववर्ती आप सरकार की सारी करतूत जनता के सामने आ गई है। पंजाब में छिपे पाकिस्तानी जासूसों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। जासूसी के आरोप में रूपनगर से जसवीर सिंह नाम के एक और यूट्यूबर को पंजाब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने गिरफ्तार किया है। जसवीर जान महल नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।